और इसकी जो है टेस्टिंग, यानी टेस्टिंग में क्या है आपके पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसने जो हाइपोथेसिस दिया था और उसकी टेस्टिंग पे जो है काम किया था डेविएसन और जर्मन ने, अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे वेव पैकेट्स और पार्टिकल्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि हमने अब तक पढ़ा क्या है, थोड़ा सा एक रिव्यू भी देंगे। हाँ तो गया तू, हाँ तो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ब्रॉगली। अपना कैमरा सब ऑफ रखिए, कैमरा किसी का ऑन नहीं होगा। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे जाने से पहले हमने अब तक जो भी पढ़ा था उसका हम लोग एक रिव्यू कर लेते हैं। हमने अब तक जो है लाइट का जो है हमने क्या नेचर देखा था, पार्टिकल नेचर देखा। और पार्टिकल नेचर में हमने जो है दो एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टाइन का, और एक अर्थर कॉम्पटन का कॉम्पटन इफेक्ट हमने देखा। उन लोगों ने जो है लाइट के जो है पार्टिकल यानी मैटर जो होता है वो पार्टिकल नेचर रखता है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। जो साफ न्यूटन का जो आइडिया था, हाइपोथेसिस था कि जो है लाइट जो है आपके पास पार्टिकल नेचर रखती है, तो उन्होंने जो है इस चीज को कंफर्म किया। देन लेटर ऑन उसके बाद जो है जो हाइजीन्स ने जो आइडिया दिया था कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर के अलावा वेव नेचर भी, उसने ये कहा था कि लाइट जो है वेव नेचर रखती है। तो उसके बाद उस पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया था, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं रहा था क्योंकि वो जो है पार्टिकल नेचर को डिफाइन नहीं कर रहा था। खैर उसके बाद जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, और उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो हमने पढ़ा उसमें कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर के अलावा, जो मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल नेचर के अलावा क्या वो वेव नेचर भी रखते हैं, तो हाँ वो वेव नेचर रखते भी हैं। और डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न हमें देते हैं। फिर हमने देखा था कि उसमें हमने डबल स्लिट्स के अलावा हमने अपर्चर्स रख के देखे थे कि अगर आपके पास सर्कुलर अपर्चर हो तो कैसा फ्रिंजेस बन रही होती हैं। फिर अगर आपके पास जो है रेक्टेंगुलर अपर्चर हो तो किस तरह की फ्रिंजेस बनी होती हैं। ये सब देखने के बाद हमें ये चीजें कंफर्म हो गई कि लाइट जो है या मैटर जो है वो क्या रखता है, ड्यूल नेचर रखता है, यानी आए वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। कुछ एक्सपेरिमेंट से हमने ये पढ़ा कि वो लाइट नेचर भी रखता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है मैटर, और कुछ एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा कि वो वेव नेचर भी रखता है। तो उससे जो है फिर अब आता है डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ये कहता है कि आपके पास, उसने जब वो अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर रहा था, अपनी डिसर्टेशन डिग्री कंप्लीट कर रहा था, यहाँ पर लिखा भी है काफी चीजें, इन 1923 डॉक्टरल डिसर्टेशन, अपनी पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर रहा था, तो उसने एक हाइपोथेसिस दिया था कि आपका जो पार्टिकल है यानी फोटॉन्स यानी मैटर्स जो होते हैं पार्टिकल्स, वो जो है बोथ नेचर रखता है। यानी उसने लाइट के ड्यूल नेचर को प्रूफ किया था। यानी उसने कहा था कि उसने हाइपोथेसिस किया कि लाइट जो है, ये फोटॉन्स जो है वो हमारे पास वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर, यानी उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, वेव प्रॉपर्टीज भी होती हैं और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली, इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक लाइट, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो भी एक लाइट की तरह है एंड हैज अ ड्यूल पार्टिकल वेव नेचर, और उसके अंदर जो है वो ड्यूल नेचर है पार्टिकल और वेव की। और इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका कुछ मोमेंटम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी पार्टिकल, किसी कोई कोई भी पार्टिकल, चाहे मैं वो इलेक्ट्रॉन हो या वो फोटोन हो, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। और अगर वो वेव नेचर रखता है तो जाहिर है फिर उसकी जो है उसकी वेवलेंथ भी होगी। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है कि जो है मोमेंटम बराबर होता है एच अपॉन लेमडा के। एच आपके पास क्या है, असल में प्लैंक्स कांस्टेंट है। लेमडा क्या है, उस पार्टिकल की वेवलेंथ है। और मोमेंटम क्या है आपके पास, असल में उसका मोमेंटम हमें बता रहे हैं कि उस पार्टिकल का मास और वेलोसिटी। This equation shows the photon wavelength can be specified by its momentum. इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दे तो यहाँ से हम इसकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी ब्रॉगली ने जो आइडिया दिया था वो सारा यही आइडिया दिया था कि जो आपके पास जो मैटर है, या मैं कहूँ उसको लाइट है, वो आपके पास, उसने ये हाइपोथेसिस दे दिया था कि लाइट जो है हमारे पास एक ऐसा मैटर वेव या ऐसा पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है किसी ना किसी मोमेंटम से, अगर वो वेव नेचर रखता है तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी है।
ठीक है। और उसने इसके लिए जो हमारे पास वही जो ऊपर जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले के बारे में उसने इसको तोड़ के भी दिखाया। बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड स्पीड v, अगर कोई पार्टिकल जिसका मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड उसका क्या हो सकता है, उसमें उसका मास हो सकता है और स्पीड v हो सकती है। तो हमारे पास मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पीक से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, जो कि कहला रहा होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। ठीक है। और वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले को अगर आप देखिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। इसमें जो p है जो कि लीनियर मोमेंटम है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया m इंटू v से। तो इसका मतलब है अगर हमें किसी पार्टिकल का मास और उसकी वेलोसिटी, अगर फॉर एग्जांपल हमें इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए या फोटोन दे दिया जाए और कहा जाए कि ये इस स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम वहां से, हमें मास पता है उसका, हम मास से और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू से उस पार्टिकल की क्या फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। फर्दरमोर एनालॉगी विद फोटॉन्स, डी ब्रॉगली postulated the particles obey the Einstein relation। यानी उसने जो है आइंस्टाइन के इस रिलेशन पे भी बात की कि आपके पास जो आइंस्टाइन का जो रिलेशन था, उसने जो ये बात कही थी कि हमारे पास किसी भी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास कोई भी फोटोन हो तो उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमारे पास जो है E इज इक्वल्स टू एच एफ। एच आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट था, एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी था, और ई आपके पास क्या था, ई आपके पास उसकी पार्टिकल की एनर्जी थी। तो इट मींस इस फॉर्मूले से हम उस पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। The dual nature of matter is apparent in equation number 1 and equation number 2। जो अगर आप देखिए जो मैटर का हमारे पास ड्यूअल नेचर है वो हमें किस इक्वेशन से दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो अगर आप गौर कीजिए कि आपके पास यहाँ पर आपके पास मोमेंटम भी है, वेवलेंथ भी है। फिर यहाँ पर अगर इक्वेशन नंबर 2 में चले जाएं तो आपके पास यहाँ जो है अगर वेव नेचर है तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और अगर पार्टिकल नेचर है तो जाहिर उसकी एनर्जी भी है। चाहे आपके पास कोई भी मैटर फोटोन वो पार्टिकल नेचर रखता हो या वो आपके पास वो वेव नेचर रखता हो, यानी ड्यूअल नेचर रखता हो, तो उसकी हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और मोमेंटम सब चीजें इस फॉर्मूले से हमें पता चल रही हैं। सो इट मींस बोथ पार्टिकल्स कंटेन्स, क्या है आपके पास, बोथ पार्टिकल्स कंटेन मोमेंटम एंड एनर्जी एंड वेव क्वांटिटीज। वेव क्वांटिटीज में मैंने आपसे बात की ना, अगर वो पार्टिकल नेचर रखता है तो हम मोमेंटम और एनर्जी की बात करते हैं, और अगर वो वेव क्वांटिटीज है तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर लैम्डा आएगा, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी यानी एफ। द प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग The problem of understanding the dual nature of matter and radiation is conceptually difficult because two models seems to contradict each other। यानी अगर हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे वाकई में क्या ये जो है ड्यूल नेचर रखते हैं या नहीं। ठीक है। तो इस बात पे मजीद जो है अगर हम बात करें तो हमें ये बात तो समझ में आई कि लाइट जो है ड्यूअल नेचर रखती है, आपके पास पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर हम जो इन दो मॉडल्स को समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा हमें ये अजीब सा मुश्किल सा लगता है। सो states that the wave and particle models of either matter or radiations complement each other। यानी अगर कोई जो लाइट है, कोई भी वेव और पार्टिकल मॉडल्स है, यानी अगर हम किसी भी मैटर या लाइट की बात करें, वो वेव मॉडल रखता है या पार्टिकल मॉडल रखता है, वे तो वो मैटर है या फिर रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, तो ये उसकी जो है खास बात है। लेकिन ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको हम समझना अगर बहुत डिटेल में चले जाएं तो ये एक कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट चीज है, लेकिन इस पे काफी लोगों ने काम किया, उसका प्रूफ दिया है। अब एक न्यूमेरिकल है, अच्छा यहाँ एक लास्ट चीज लिखी हुई है हाइपोथेसिस की, neither can be used exclusively to describe the matter of radiation adequately because humans tend to generate mental images based on their experiences from the everyday world। यानी humans जो होते हैं
वो अपने मेंटल इमेजेस में, यानी अपने दिमाग में कोई ना कोई ऐसा इमेज खाका बना लेते हैं कि वो ये प्रोड्यूस एक्सपीरियंस करते हैं इन चीज़ों का कि लाइट जो है आपके पास ये नाइदर मॉडल कैन बी यूज, यानी इन दोनों में से कोई भी ऐसा जो है, या तो मैटर जो है नेचर भी रख सकता है, यानी वेव नेचर भी रख सकता है, और पार्टिकल नेचर भी रख सकता है. So with both descriptions is a complementary matter to explain any sets of data from the quantum world. अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज साबित होती है कि लाइट जो है या मैटर जो है वो पार्टिकल के अलावा वेव नेचर रखता है, और ना कि सिर्फ वेव नेचर रखता है बल्कि उसके ड्यूल नेचर होते हैं. जब तक हम क्लासिकल मैकेनिक्स यानी इसहाक न्यूटन की फिजिक्स की बात करते हैं, तो तब तक हमें सिर्फ ये बात समझ में आती है कि लाइट या मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है. लेकिन जैसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स में दाखिल होते हैं और वहां पर हम बात कर रहे होते हैं वेव फंक्शन की, वेव फंक्शन हमें क्या बता रहा होता है? वेव फंक्शन हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या उसके मोमेंटम के बारे में प्रेडिक्शन दे रहा होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है. एग्जैक्टली हमें ये नहीं बताएगा कि ये पार्टिकल कहाँ मौजूद है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता देगा कि इस पार्टिकल के मौजूद होने के प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर है, यानी उसकी पोजीशन और मोमेंटम के बारे में बता देगा. तो वहां से हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है. या हम ये कह सकते हैं कि लाइट का वेव नेचर स्टार्ट होता है, और वहां पर ये भी साइट होता है कि लाइट जो है आया हमारे पास दोनों नेचर रखती है, वेव और पार्टिकल नेचर. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को मजीद जो कंफर्म किया, उस पर डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट पे हम जाएंगे, फिर आगे उस पर मजीद काम हुआ है. खैर यहाँ पर ये जो है एग्जाम्पल प्रॉब्लम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, जिसमें हमारे पास एक पार्टिकल है, उसका मास दिया हुआ है वायरस पार्टिकल. ओ, यहाँ पर तो एक ऐसा पार्टिकल दिया है वो वायरस है. अच्छा, ऑफ मास 1 × 10⁻⁻15 kg एंड द स्पीड ऑफ 2 मिलीमीटर पर सेकेंड. अच्छा, इसकी स्पीड दी हुई है मिलीमीटर में, ठीक है. मिली को जब आप हटाएंगे स्मॉल 1 मिलीमीटर, तो वो उसको रिप्लेस कर देंगे 10⁻³ से, क्योंकि छोटा कंपोनेंट है. एन इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, पार्ट ए में आपको जो है मास दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, और कैलकुलेट करने के बोला है वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. और दूसरे पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब देखते हैं हमारे पास कैसे आती है. यहां से भी हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है. पहले पार्ट वाला तो आसान है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p. अब हमारे पास मास और वेलोसिटी दी हुई है, तो यहाँ हम p की जगह इसका फॉर्मूला p बराबर होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के. तो ऊपर तो हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, नीचे जो है पार्टिकल का मास रख दिया और उसकी स्पीड रख दी, और मिलीमीटर को रिप्लेस करवा दिया 10⁻³ से. कैलकुलेशन किया तो हमारे पास वेवलेंथ निकल के ये आती है 3.3 × 10⁻⁻ आई थिंक 16 मिलीलीटर लिखा हुआ है. इसको आप लोग कैलकुलेट करके चेक करिएगा, ये मिलीलीटर 16 मिलीलीटर है, ये कुछ और है. अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट में बी, सेक्शन बी में जो है हमारे पास मोमेंटम जो है उसको रिप्लेस करा है √2m/k. अगर आप जाएं अपना काइनेटिक एनर्जी का, हमारे पास फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूले को इन्होंने सेट करते कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो है ना इन्होंने मोमेंटम की वैल्यू निकाली है, या हम देखें ऊपर वाले फॉर्मूले को ही इन्होंने सेट किया है, ठीक है. तो इस फॉर्मूले को डेरिवेशन जो है आप खुद देखिएगा कि इसको डेरिवेशन इसको क्या किया है, किस तरीके से किया है, कि ये क्यों ऐसा आ रहा है. √2m के मास जो है आपके पास जो है पार्टिकल का मास दिया हुआ है. देखो, अच्छा, पार्ट बी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, पार्ट ए में हमारे पास वायरस पार्टिकल दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है, और सेकेंड पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जो कि आपके पास क्या है, whose kinetic energy is 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक. फिर हमारे पास ये फॉर्मूला है, ऊपर जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखी है, अंडर रूट में आपके पास 2 रखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का मास रखा है, साथ में हमने जो है काइनेटिक एनर्जी रख दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. अब हमारे पास ऊपर वाला प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर आप यूनिट देखें तो वो जूल में है, इसीलिए हम
ये जो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे जूल में। इसीलिए हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे कि 1 जूल की एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, तो इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होकर आंसर आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आ जाता है टेस्टिंग इन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, यानी यहाँ से शुरू हो जाता है हमारे पास डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डी ब्रॉगली ने 1923 में ये पोस्टुलेट दिया था, ये बात साबित की थी कि जो है आपके पास जो मैटर है आए वो हमारे पास ड्यूअल नेचर रखती है, यानी वो बहुत पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है। फिर इस पे जो है उसने एग्जांपल्स किसकी की थी, सिर्फ फोटॉन्स की बात नहीं की थी, बल्कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की हमने वेव प्रॉपर्टीज भी देखी, और इसके अलावा वेव प्रॉपर्टीज, ना सिर्फ वेव प्रॉपर्टीज हमने उसकी देखी, बल्कि हमने उसमें ये भी देखा कि उसमें डायफ्रैक्शन पैटर्न भी था और होना चाहिए, और उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न भी होने चाहिए, और डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से उसके फ्रिंजेस पे भी जो है डिफरेंस आ रहा था। जब इंटरफेरेंस पैटर्न देखना होता है तो हम वहाँ पर यंग डबल यानी स्लिट्स लगा रहे थे, और जब डायफ्रैक्शन पैटर्न की हम बात कर रहे थे तो हमने डबल स्लिट्स को रिप्लेस करवा दिया था, किससे, अपर्चर से रिप्लेस करवा दिया था। उसके तकरीबन 3 साल बाद, ओनली 3 years later, डेविएशन और जर्मर, जो कि उनके लाइफ टाइम लिखे हुए, ये पीरियड उनकी पैदाइश से लेकर उनकी जो है डेथ टाइम तक लिखा हुआ है, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर बात करें आफ्टर 3 years, so he succeeded in observing electron diffraction and measuring the wavelength of इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि इन्होंने जो है जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, इनका एक्सपेरिमेंट वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का, जो उसने दिया था अबाउट पार्टिकल, अबाउट मैटर या इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल का, कि वो हमारे पास क्या रखते हैं, ड्यूअल नेचर रखते हैं। और वहां से उसने ये भी ऑब्जर्व किया था कि आपके पास वो डायफ्रैक्शन पैटर्न भी होता है और उनकी वेवलेंथ भी होती है। अब एक्सपेरिमेंटल इनका सेटअप कैसा है वो हम देखते हैं। हमारे पास ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, तो मैं इसको पूरा इस तरीके से नहीं पढ़ूंगी, बल्कि मैं डायरेक्ट डायग्राम की तरफ जाऊंगी और डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या चीजें हैं, कैसे लगी हुई है। एक मिनट। ठीक है, अब मजीद हम चलते हैं आगे, कि इसमें जो है ये वीडियो है डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट की, छोटी सी वीडियो है, इसको देखते हैं हम क्या है ये। Davison and Germer experiment. The given figure shows the setup of Davison and Germer experiment. The electrons are accelerated to the desired energy by applying potential from a... आवाज आ रही है मेरी? मैं वीडियो को शुरू से प्ले करती हूँ। Davison and Germer experiment. The given figure shows the setup of Davison and Germer experiment. The electrons are accelerated to the desired energy by applying potential from a high-tension HT battery to a cylinder A, having fine holes along its axis so that a fine beam emerges along the axis of the cylinder. ये हाई The वोल्टेज beam पावर is सप्लाई है। directed at a block of nickel crystal known as the target T that is capable of rotating about an axis parallel to the यहाँ से incident इलेक्ट्रॉन जो beam है direction. इंसिडेंट होने के बाद The डिफ्रैक्ट electrons हो are रहा है, scattered in all यानी possible स्कैटर्ड हो directions गया by है। the atoms of the ये crystal. वही सर्कुलर The स्केल लगा हुआ intensity है, of the scattered electron और beam ये in a particular गैल्वानोमीटर लगा हुआ है is measured कि जब with a इलेक्ट्रॉन Faraday इसको हिट cylinder करेगा called the collector C. तो करंट The पास होगा collector can सर्किट be में moved along a इलेक्ट्रॉन की graduated मूवमेंट की वजह cylinder से। scale S and is connected to a sensitive galvanometer. The deflection of the galvanometer is proportional to the intensity of scattered electron beam entering the collector. The variation of the intensity I of the scattered beam with the scattering angle theta is measured for various electron energies. From de Broglie relation, the de Broglie wavelength associated with the 54 eV electrons
can also be determined. For these electrons accelerated through a potential difference of 54 V, lambda is equal to h by p, which equals 1.227 by square root of V. Nanometer is equal to 1.227 by square root of 54 nanometer equals 0.166 nanometer. The Davison-Germer experiment thus provides direct verification of de Broglie hypothesis of wave nature of material particles. ये वीडियो यहाँ तक खत्म होती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो ये लिखा हुआ है द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, यानी इसका मतलब है जो इंटेंसिटी जो वेरी हो रही है वो एंगल के वेरिएशंस की वजह से हो रही है। यानी ये देखो यहाँ पर अगर इसने डिफ्रैक्ट कर रहा है एंगल थीटा है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अगर मैं डिटेक्टर को मूव करके थोड़ा सा कहीं और ले जाऊं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंगल मूव हो जाएगा। असल में डिटेक्टर की मूवमेंट पे मेरे पास फर्क किससे पड़ेगा, एंगल में नोट करना चाह रही होंगी कि इलेक्ट्रॉन और कहाँ जाके डिफ्रैक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से उस पर किस पे इफेक्ट होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी पे भी जो है हमारे पास फर्क पड़ेगा और उसकी वेवलेंथ पे भी फर्क पड़ेगा। अगर हम एक इक्वेशंस होती है, अभी मैं डायरेक्ट अब उसकी तरफ जा रही हूँ कि उसने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी। यहाँ से तो हमने ये पढ़ लिया कि आपके पास यहाँ जो एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई लगा। अच्छा, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन बीम नहीं दिखाई गई, यहाँ से सिर्फ ये दिखाया गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता हुआ आया और फिर यहाँ पर जो है एक्सेलरेटिंग नोट लगा हुआ है। एक्सेलरेटिंग नोट लगा, इससे इसने क्या किया कि ये जो है आपके पास क्या लगा है, निकल टारगेट लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट और फिर वो क्या हो गया, डिफ्रैक्ट हो गया। डिफ्रैक्ट यानी स्कैथर्ड हुआ। और ये जो है आपके पास क्या लगा हुआ है, ये आपके पास ये पोजीशन बताइए इसकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दूसरी चीज ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। गैल्वानोमीटर हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब आके निकल पार्टिकल से इंसिडेंट करने के बाद टकराएगा, यानी इस कर्व पे जो है डिफ्रैक्ट होगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, आपके पास असल में ये मिलेगा गैल्वानोमीटर की। गैल्वानोमीटर हमें क्या बता रहा होता है, करंट की डिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा होता है कि सर्किट में आपके पास करंट पास हो रहा है या नहीं, यानी असल में डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा होता है। तो ये जो है ये भी मूव करेगी, तो इसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है डिफ्रैक्ट हो गए और इस एंगल को उन्होंने थीटा का नाम दिया गया। अच्छा, जरूरी नहीं है एंगल हमेशा सेम रहे, पोटेंशियल के जो है डिफरेंस की वजह से यहाँ पर लो पोटेंशियल बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल लगा हुआ है। अच्छा, जब हम पोटेंशियल को चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, कौन सा पोटेंशियल वेरी करेंगे, हाई पोटेंशियल को जब वेरी करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिस जिस एंगल पे डिफ्रैक्ट होगा वो डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी जो है आया उसकी जो है एंगल क्या होगा। अब आगे मैं मजीद चलती हूँ। ये यहाँ तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन है, उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया था कि by varying accelerating potential difference we finally observed the variation intensity of the scattered electrons with the angle of स्कैटरिंग। मैंने आपसे क्या बात की, मैंने आपसे यही बात की ना कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वेरी करूंगी। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, जो हाई पोटेंशियल आपने हाई वोल्टेज, एक तो इलेक्ट्रॉन बीम से एक में आपने हाई वोल्टेज पावर सप्लाई लगाया हुआ था और लो वोल्टेज पावर सप्लाई लगाया था। जो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई जो लगाया था उसको जब आप चेंज करेंगे कितने वोल्टेज से, इन्होंने वोल्टेज की भी दी हुई है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी दिया हुआ है, उसकी रेंज दी हुई है 44 वोल्ट से 68 वोल्ट। यानी इसके दरमियान की आप वेरिएशंस जब करेंगे तो आपको फाइनली वेरिएशंस किस में दिखा होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी में, यानी उनकी पावर में, और उसके एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे, यानी कितने एंगल पे वो जाके स्कैटर्ड हो रहे हैं। A strong peak was noticed in the intensity of the scattered photon for the accelerating angle voltage of 54 volt at a scattering angle theta is equals to 50 degree। अब यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि बीम आपके पास जो है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की जो इंटेंसिटी है वो एक हाई पीक पे कब मिलेगी, जब आपके पास वोल्टेज कितना हो 54 वोल्ट हो और एंगल कितना हो 50 डिग्री। इसकी डायग्राम हमारे पास इस नेक्स्ट पेज में, अब यहाँ पर देखिए आपको ग्राफ दिखाया हुआ है, इंटेंसिटी वर्सेस आपके पास स्कैटरिंग एंगल का जो है ग्राफ दिखाया हुआ है आपके पास। ये 44 वोल्ट पे आपके पास ये एंगल आ रहा है, तो आपके पास ये पीक है। 48 वोल्ट पे आपके पास ये पीक है, और जब आप 54 वोल्ट, 64 और 68 में से इन पांचों में से अगर 54 वोल्ट्स पे देखें तो आपके पास पीक कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने एंगल पे जाके डिफ्रैक्ट हो रहा है,
50 डिग्री के एंगल पे जाके डिफ्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डेविएशन इन जर्मन फॉर 5 डिफरेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो ये आपको प्लॉट्स दिए हुए हैं कितना मैंने आपसे ये कहना है एंगल और इंटेंसिटी के दरमियान यानी करंट के दरमियान जो है आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है कि आपको पीक किस पे मिल रही है। आपको पीक मिल रही है जब आपके पास वोल्टेज 54 वोल्ट है और स्कैटरिंग एंगल कितना है 53 डिग्री एंगल 50 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा अच्छी जो मिलेगी वो 50 डिग्री के एंगल पे मिलेगी और मैक्सिमम ऑफ वोल्टेज कितना है 54 वोल्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी इस पे ज़्यादा हाई होगी। This peak can be explained as a result of constructive interference of electrons scattered from the different layers of the regularly spaced of the crystals. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको जो पीक मिल रही होगी ज्यादा इंटेंसिटी की स्कैटर इलेक्ट्रॉन की, वो किस वजह से मिल रही होगी? इलेक्ट्रॉन्स के इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। The wavelength of matter waves calculated with the help of electron diffraction, which is measured to be 0.165 नैनोमीटर। अच्छा, इसकी नीचे कैलकुलेशन भी मैंने कर दी है कि जो अगर मेरे को मैटर वेव्स है तो उन्होंने जो उसकी वेवलेंथ कितनी निकाली थी इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन पैटर्न से। अच्छा, डी ब्रोगली रिलेशन हमें ये बताता है कि लैम्डा बराबर होता है h/p के। अगर हम बात करें, हमने किसकी बात की? इंटरफेरेंस पैटर्न की, जिसमें हमारे पास पीक मिल रही थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। तो उसमें जो प्रिंसिपल मैक्सिमम होता है ग्रेटिंग के लिए, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m लैम्डा इज इक्वल्स टू d साइन थीटा। यहाँ पर थीटा को इन्होंने यूज किया है फाई से, ठीक है, तो मैंने यहाँ का फाई का सिंबल यूज किया है। फॉर देयर डेविएशन जर्मन न्यू दैट डी इन्होंने क्या बताया है 215 पिकोमीटर, ये लेंथ दे दी है उसकी। अगर आप ये डायग्राम देखें ये वाली, कि ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ से इंसिडेंट हुआ और फिर डिफ्रैक्ट कर गया, तो इनके दरमियान का डिस्टेंस दी दिया हुआ है आपको पास, ये कितना तकरीबन 215 पिकोमीटर। और m क्या है? असल में ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज है, फर्स्ट ऑर्डर है, टू कॉरस्पॉन्ड द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन पीक। अच्छा, इस फॉर्मूले में जो राइट साइड पर मेरे पास m था वो कि 1 के बराबर है, लैम्डा से मल्टीप्लाई हो गया तो सिर्फ लैम्डा रहेगा। d आपके पास जो है वो उसमें लेंथ दी हुई थी, d इज इक्वल्स टू d साइन फाई, ठीक है। d आपके पास कितनी वैल्यू दी है 215 पिकोमीटर, साइन एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वो 50 डिग्री के एंगल पे मिल रही है। वो रख दी, कैलकुलेशन किया तो हमारे पास लैम्डा क्या आ रहा है 165 पिकोमीटर। और अगर मैं, यानी इस वक्त पॉइंट मेरे पास कहाँ है, अगर किसी को पॉइंट्स का थोड़ा सा समझना है तो इस वक्त अगर मैंने लिखा हुआ है 165 पिकोमीटर, तो यहाँ पॉइंट कहाँ है? यहाँ है आपके पास। अगर इस पॉइंट को मैं मूव करके यहाँ से यहाँ ले जाऊंगी तो ये बन जाएगा 0.65 नैनोमीटर, यानी 3 पॉइंट्स पीछे ले गई। पीको होता है 10 की पावर -12। अब मैं 3 प्लेसेस पीछे ले जाऊंगी तो इसमें से 3 प्लेसेस क्या करूंगी? माइनस करूंगी। आगे की तरफ ले जाती हूँ तो एडिंग होती है, पीछे की तरफ ले जा रही हूँ तो क्या होगा? इसमें से वो चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा 0.16 नैनोमीटर। तो आप ये वैल्यू लिखें या आप ये वैल्यू लिखें, एक ही बात है। तो डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रोगली रिलेशन, यानी जो उसने डी ब्रोगली रिलेशन की बात की थी उसने इस चीज को कंफर्म किया, उसी चीज को कि आपके पास के वेव नेचर जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वेव ड्यूल नेचर रखता है हमारे पास, ठीक है। और डिफ्रैक्शन पैटर्न भी। मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी मुझे एक मिनट, रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करनी पड़ेगी। एक मिनट, क्या करते हैं? हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास आइडियल पार्टिकल वर्सेस आइडियल वेव का डिफरेंस क्या है? आइडियल पार्टिकल हैज जीरो साइज। जीरो साइज से मतलब है कि इसका मास क्या होगा? जीरो होगा। यानी अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो ये कोई भी इसका वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम इसका जीरो होगा, यानी हम इसको वो नहीं कर सकते, ये कोई भी जो है ना जगह ऑक्यूपाई नहीं करेगा।
So it means it has a significant figure that is localized in space. So अगर मैं इसकी बात करूं कि ये localized से यहाँ क्या मुराद है, localized से मुराद है इसकी fixed position की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम जाएं आइडियल वेव्स की तरफ, तो आइडियल वेव्स आपके पास सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात करें या हम यूनी डायरेक्शनल की बात करें या हम एक वेवलेंथ की बात करें, तो ये हमें बता रहा होता है ये एक ऐसी सोर्सेज होती हैं, हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज होती हैं। कोहेरेंट सोर्सेज में हमारे पास जो लाइट होती है उसका नेचर होता है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक से मुराद है इट हैज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, इट हैज वन डायरेक्शन एंड वन वेवलेंथ, ठीक है। फिर हमने बात की इज इनफाइनेटली लॉन्ग। यहां पर हमने बात की कि आइडियल पार्टिकल क्या है, जीरो साइज है। वो जो है हमने अगर कोई भी बॉक्स ले लिया, अगर हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पर ये पार्टिकल मौजूद है, उसका साइज जीरो है और उसका नेचर क्या है, उसका फीचर क्या है कि वो लोकलाइज्ड है स्पेस में, यानी लोकलाइज से मुराद है उसकी पोजीशन फिक्स्ड होगी, ठीक है। फिर बात आ जाती है आइडियल वेव्स हैव सिंगल फ्रीक्वेंसी, कि आइडियल वेव्स जो होती हैं वो सिंगल फ्रीक्वेंसी होती हैं और इज इनफाइनेटली लॉन्ग। इनफाइनेटली लॉन्ग से मतलब है कि इसकी जो लेंथ है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये अनलोकलाइज्ड है स्पेस में। इनफाइनेटली लॉन्ग से मुराद है कि ये अगर आप ये देखें, मैंने एक यहाँ पर डायग्राम शो की हुई, यहाँ पर वेव्स है, मैंने यहाँ से इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं दिखाई है, एक्स एक्सिस पे ये चलती जा रही हैं। यानी अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है और प्लस इन्फिनिटी पे खत्म हो रही है। तो ऐसी आइडियल वेव्स जो कि इनफाइनाइट लेंथ रखती हो, सिंगल फ्रिक्वेंसी के हों, वो आइडियल वेव्स कहलाती हैं और स्पेस में वो अनलोकलाइज्ड होती हैं। अनलोकलाइज्ड से मुराद है उनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है आपके पास आइडियल पार्टिकल और आइडियल वेव में, कि आइडियल पार्टिकल की पोजीशन फिक्स्ड होगी स्पेस में और जीरो साइज होगा। आइडियल वेव्स जो होंगी वो इनफाइनेटली लॉन्ग होती हैं, यानी उनकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरी बात कि उसकी जो है आपके पास वो अनलोकलाइज्ड होती हैं, यानी हम उनकी पोजीशन को डिटरमाइन एग्जैक्टली नहीं कर सकते कि वो कहाँ पाई जा सकती है स्पेस में। सो ये टॉपिक मेरा यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। अगर कोई डिफ़िकल्टी हुई हो जो अभी तक मैंने जो समझाया है, जो अभी तक मैंने पढ़ा है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और अभी तक यहीं का इतना काफ़ी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैंने असाइनमेंट आप लोगों को देना है, उस असाइनमेंट्स में आप लोगों के न्यूमेरिकल्स बेस्ड होगा, कि जो अब तक जो पढ़ा है वो सारा समराइज़ करके उसमें जो है मैं न्यूमेरिकल्स उसमें दे दूँगी। तो इंशाल्लाह कल या परसों तक मैं उसको अपलोड कर दूँगी। क्लास यहीं ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफ़िज़।